नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन की वर्ग एक और हैलोजन से समानता व असमानता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में निश्चित नहीं है। अब वो आवर्त सारणी में स्थान जो है वो प्रथम वर्ग में निश्चित नहीं है, तो प्रथम वर्ग से क्या समानता है, क्या असमानता है, हैलोजनों से क्या समानता है, असमानता है हाइड्रोजन की, वो हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है वर्ग एक से समानता। दोनों का भाइतम कोश का विन्यास NS1 होता है। हाइड्रोजन के भी भाइतम कोश का विन्यास NS1 है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी के भाइतम कोश का जो विन्यास है वो NS1 है। यहाँ N का मतलब तो आप जानते हो, आवर्तों की संख्या है। सबके भाइतम कोश में S उपकोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये समानता हो गई वर्ग एक से। दोनों एक इलेक्ट्रॉन त्यागर +1 धनायन बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन H+1 बनाता है, लिथियम भी +1 बनाता है, सोडियम भी Na+1 बनाता है। तो इस प्रकार से ये सारे यौगिक क्या करते हैं, सारे जो तत्व हैं ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर +1 ऑक्सीकरण अवस्था या +1 संयोजकता दर्शाते हैं। ठीक है। तीसरी समानता क्या है प्रथम वर्ग से, वो देखो आप, दोनों +1 ऑक्सीकरण अवस्था जाते हैं, वही +1 वाली बात आ गई। और चौथी है दोनों अधातुओं से क्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। द्विअंगी यौगिकों का मतलब क्या होता है, जिसमें एक धनायन हो एक ऋणायन हो, जैसे HCl, KCl, H2O, K2O। तो ये सारे जो यौगिक हैं ये हाइड्रोजन हो या प्रथम वर्ग के जो तत्व हों, ये प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग हाइड्रोजन दोनों मिलकर द्विअंगी यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये है इनसे समानता, प्रथम वर्ग से समानता। अब प्रथम वर्ग से ये समानता नहीं रखते हैं, उसके क्या क्या कारण है देखो। पहला है हाइड्रोजन द्विपरमाणुवीय H2 बनाता है, जबकि जितनी भी धातुएं हैं वो एक परमाणुवीय होती है। Li2 नहीं होता है, K2 नहीं होता है, सारे एक परमाणुवीय हैं। ये इनसे असमानता है। ठीक है। दूसरी असमानता क्या है, हाइड्रोजन अधात्विक होते हैं और ये सारे धात्विक हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सारे के सारे धातु हैं, धातु ही हैं ना सारे। जबकि हाइड्रोजन क्या होता है, अधात्विक है, इसमें धात्विक गुण मिलते ही नहीं, बिल्कुल भी गैस है ये तो। और हाइड्रोजन का धनायन नहीं होता है और धातुओं के धनायन होते हैं। अब हाइड्रोजन का धनायन नहीं होता है, इसका क्या तात्पर्य है कि हम तो बोलते हैं H+1 है, लेकिन इसका अस्तित्व नहीं है। हाइड्रोजन का +1 होता तो है, लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है। जबकि लिथियम का +1 आयन पाया जाता है, सोडियम Na+1 होता है। इस प्रकार से ये तो हो गई प्रथम वर्ग से समानता और असमानता। अब हम बात करते हैं हैलोजन से समानता और असमानता। हैलोजन से क्या समानता है देखो, हैलोजन जो है वो आते हैं 17वें वर्ग के अंदर। ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो प्रथम वर्ग में रखा गया था पहले। पहला क्या समानता असमानता बता रखी है इसके अंदर देखो आप, कि दोनों को स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हाइड्रोजन जो है उसके भाइतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, और जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजन होते हैं सारे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो ये तत्व हैं सारे के सारे, इनको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि फ्लोरीन का विन्यास होता है NS2NP5। क्या होता है इनका विन्यास, NS2NP5 होता है इनका विन्यास। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। मतलब भाइतम कोश को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और हाइड्रोजन को भी अपना भाइतम कोश पूरा करने के लिए, द्वितीयक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है। एक बात तो ये इनके अंदर समानता हो गई। दोनों धातुओं से क्रिया कर द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, जैसा कि ऊपर भी बना रहे थे। कैल्शियम की अभिक्रिया हो गई, दोनों कैल्शियम की अभिक्रिया चाहे हम हाइड्रोजन से कराएं चाहे क्लोरीन से बनाएं, कैल्शियम हाइड्रेट और कैल्शियम क्लोराइड बनता है, दोनों द्विअंगी बना रहे हैं। ये भी एक इसमें समानता हो गई। दोनों द्विपरमाणुवीय भी हैं, जैसे H2 भी बनता है, F2 भी बनता है, Cl2 भी बनता है, Br2 भी बनता है, I2 भी बनता है। ये सारी क्या हो गई, द्विपरमाणुवीय यौगिक हैं। ऊपर तो हाइड्रोजन द्विपरमाणुविक था जबकि लिथियम, सोडियम सारे एक परमाणु थे। ये इसमें समानता हो गई कि सारे के सारे द्विपरमाणु होते हैं। दोनों अधातु हैं, हाइड्रोजन भी अधातु है और ये सारे भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी क्या है, अधातु हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हैलोजन यानी कि 17वें वर्ग से असमानता क्या है। हाइड्रोजन में युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जबकि फ्लोरीन में 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है। 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें उपस्थित है, हाइड्रोजन के अंदर, वो फ्लोरीन के अंदर, जबकि इसमें नहीं है। ओके। देखो कैसे, हाइड्रोजन का विन्यास क्या लिखते हैं, 1s1 लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का तो हो गया 1s1, यानी कि S जो उपकोश है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ये युग्मित नहीं है। अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करता हूँ, तो फ्लोरीन का जो विन्यास होता है वो कितना होता है, या हैलोजनों का विन्यास होता है वो NS2NP5 होता है। ठीक है। अब देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। पाँचों इलेक्ट्रॉन P में बढ़ते हैं, 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से हम देखें तो इसमें 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये S वाला और 2 P वाले युग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हैलोजनों में 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के अंदर एक ही युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है।
तो ये हो गई आपके इसके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात। फिर आता है हाइड्रोजन का ऑक्साइड उदासीन होता है तथा हैलोजन के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति होते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है? जल, और जल जो होता है वो उदासीन होता है। इसका मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था। तथा हैलोजन के जो ऑक्साइड है वो क्या है? अम्लीय हैं। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये है इनमें समानता और असमानता। ठीक है, प्रथम वर्ग के साथ में और हैलोजनों के साथ। यही कारण है कि हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो आवर्त सारणी में निश्चित नहीं है कि उसे कहाँ रखा जाए। अब हमारे इस चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसको हम पढ़ रहे हैं जल। टॉपिक का नाम क्या है? वाटर। अब हम जल के बारे में पढ़ेंगे, जल के गुणधर्म क्या क्या है, जल की संरचना क्या है, या फिर जल के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें भौतिक गुणधर्म की बात की हुई है जल के बारे में। जल का सूत्र आप जानते हो, H2O होता है। यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। रंगहीन है, गंधहीन है। हम किस जल की बात कर रहे हैं? हम कुएं के पानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम झील के पानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी गड्ढे में भरे हुए पानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम समुद्र के जल की पानी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आसूत जल की। आसूत जल जिसमें केवल H2O होता है, उसके अलावा उसमें कोई दूसरे लवण अनुपस्थित हैं। ठीक है, तो वो जल क्या होता है? रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। जल लिटमस के प्रति उदासीन होता है। अगर वो उदासीन है तो वो लिटमस के प्रति रंग नहीं दर्शाएगा। इसका घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल में विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मीय चालकता, पृष्ठ तनाव व द्विध्रुव आघूर्ण के मान अधिक होते हैं। ठीक है, जल में जो कुछ जल के अपने कुछ विशिष्ट गुण हैं, जैसे विशिष्ट ऊष्मा होती है, जल में ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता होती है ना। ऊष्मीय चालकता होती है, ये गर्म होने पर मतलब कि ऊष्मा का प्रवाह करता है। पृष्ठ तनाव होता है जल का, और द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, ये सारे गुणधर्म जल के अंदर पाए जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में। जल की अगर हम संरचना की बात करें तो वैसे हम जल की संरचना पढ़ चुके हैं चौथे चैप्टर में, है ना। अब देखो, जहाँ हमने इसका संकरण ज्ञात किया था, जल में sp3 संकरण दर्शाया जाता है जिससे इसमें चतुष्फल की ज्यामिति बनती है और 104.5 डिग्री का बंधकोण और V आकृति की इसकी पाई जाती है। तो इसके अंदर sp3 संकरण होता है, तो sp3 संकरण के कारण इसकी जो ज्यामिति है वो तो क्या हो गई? चतुष्फल की हो गई। और इसकी जो संरचना है, संरचना में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं V आकृति, V शेप्ड। ठीक है, अब आती है जल के रासायनिक गुणधर्म। देखो, जल के कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म हैं। जल भी अपनी रासायनिक गुणधर्म, जल भी तो एक रसायन है। पहला है इसकी उभयधर्मी प्रकृति, मतलब उदासीन है तो ये उभयधर्मी प्रकृति दर्शाएगा। जल अम्ल व क्षार दोनों की भांति व्यवहार दर्शाता है। होता ये उदासीन है, लेकिन इसकी अभिक्रिया आप किससे करा रहे हो उसके हिसाब से ये अम्ल और क्षार दोनों के प्रति व्यवहार दर्शाता है। इसे ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना से समझा सकते हैं। देखो, आपके 7वां चैप्टर जो है जिसमें अम्ल क्षार की संकल्पनाएँ हैं, उसमें एक कंसेप्ट आता है ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना, है ना। हो सकता है आपने 10th क्लास या 9th क्लास में पढ़े हो ये लोरी संकल्पना, ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना, ये उसमें आते हैं। तो ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना से हम इसको समझा सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसको समझने की जरूरत है। देखो, आप ध्यान से समझना। जल की अभिक्रिया किससे कराई? अभी आप ये मत देखना, यहाँ अम्ल लिखा हुआ है ना, इस अम्ल को मत देखो आप। जल की अभिक्रिया किससे कराई? अमोनिया से कराई। तो इसमें बना NH4+ आयन और OH- आयन। ठीक है, एक बार फिर हमने दोबारा करी जल की अभिक्रिया, HCl से कराई, तो इसमें बना हाइड्रोनियम आयन H3O+ और Cl- आयन, ये बन गए इसके अंदर। अब आप देखो, जल की अभिक्रिया अमोनिया से कराई, उस समय जल जो है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। इसका कारण क्या है? ठीक है, देखो आप, जब जल H आयन का दान करता है तो वो अम्ल की भांति व्यवहार करता है। जल का सूत्र था H2O, इसने एक H+ आयन का दान किया, और वो जो एक H+ आयन है वो किसने ग्रहण किया? अमोनिया ने ग्रहण किया, NH3 ने। तो अमोनिया किस में बदल गया? NH4 के अंदर बदल गया, NH4+ में बदल गया। और जल किस में बदल गया? एक H+ देने के बाद में OH- में बदल गया। तो ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना के अनुसार जब कोई भी यौगिक या तत्व या कोई भी जो है वो अगर H+ आयन का दान करता है तो वो अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो पहली वाली अभिक्रिया में जल जो है वो अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है और अमोनिया क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। दूसरी अभिक्रिया में देखो, H2O जो है ये किस में बदल रहा है? H3O+ के अंदर बदल रहा है, यानी कि जल ने एक H+ आयन ग्रहण किया है। जल ने क्या किया है? H+ आयन ग्रहण किया है। यहाँ पर हम H+ आयन को प्रोटोन भी बोल सकते हैं। जल ने एक प्रोटोन ग्रहण किया है तो वो क्या हो गया? क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। जबकि HCl जो है यहाँ पर इसने एक H+ आयन का दान किया है, तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा? अम्ल की भांति व्यवहार करेगा।
ठीक है। तो ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना के अनुसार जो यौगिक जो भी है वो अगर अम्ल की भांति वो कब व्यवहार करेगा, जब वो एक H+ आयन का दान कर रहा है, यानी कि प्रोटॉन का दान कर रहा है, और प्रोटॉन को जो ग्रहण करता है वो क्षार की भांति व्यवहार करता है। ये दो अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो जल के अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को दर्शाती है, अर्थात जल जो है वो उभयधर्मी प्रकृति दर्शाता है। हैलोजनों क्रिया, जल की अभिक्रिया हैलोजन से होने पर F2 और Cl2 से होने पर HF और HCl का निर्माण होता है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। धातु से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोक्साइड बनते हैं, कैल्शियम से अभिक्रिया करने पर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, सोडियम से अभिक्रिया करने पर सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है। जल अपघटन अभिक्रिया, देखो जल की अभिक्रिया लवण से कराने पर अम्ल व क्षार बनते हैं, जैसे कि हमने ऊपर कराई थी ना अभिक्रिया, उसका ये उल्टा हो जाएगा। देखो ये हमारे पास में क्या है, लवण है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक लवण है, इसकी अभिक्रिया आपने जल से कराई, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये लवण जो होते हैं वो अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं। तो हम अगर लवण की अभिक्रिया जल से कराएं तो उस लवण का जल अपघटन हो जाता है। इस अभिक्रिया के अंदर लवण का जल अपघटन हो रहा है, अर्थात लवण जिन अम्ल और क्षारों से मिलकर बना हुआ है वो हमें प्राप्त होंगे। ये जो Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट, ये एक तो NaOH यानी और एक H3 यानी कि अम्ल से मिलकर बना हुआ है। तो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार और H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। दूसरी अभिक्रिया देखो जिसमें अमोनियम नाइट्रेट है हमारे पास में, क्या है हमारे पास, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का जल अपघटन किया आपने H2O से जब अभिक्रिया कराई तो ये इसने दिया HNO3 और NH4OH, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट जो है ये दो यौगिकों, एक अम्ल यानी कि नाइट्रिक अम्ल और दूसरा क्षार यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये बात आप समझ में आ गई। तो यहाँ हमने लवण का जल अपघटन किया है जिससे वो मिलकर जो बना हुआ है वो यौगिक यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। अब एक आता है आपके यौगिक, जल को जब अपन जमाते हैं तो क्या बनती है, बर्फ बनती है ना। जल का क्रिस्टलीय ठोस रूप है, जल का क्रिस्टलीय ठोस रूप यानी कि बर्फ़ की बात करने अपन, इसकी संरचना में एक ऑक्सीजन परमाणु चतुष्फलकीय रूप से 4 ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा घिरा रहता है। बर्फ़ की जो संरचना होती है, अगर उसको हम एक्सरे अध्ययन करें तो उस समय पता लगता है कि इसकी संरचना में एक ऑक्सीजन परमाणु चतुष्फलकीय रूप से 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा रहता है जल के अंदर, तथा 2 ऑक्सीजन परमाणु के मध्य एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। इससे बर्फ़ की खुली संरचना प्राप्त होती है, इससे इसके घनत्व में कमी आ जाती है और बर्फ़ जल पर तैरने लगती है। तो हमारे छोटी क्लासों में क्वेश्चन आता है ना, बर्फ़ जल पर क्यों तैरती है, तो हम क्या लिखते थे, क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि बर्फ़ का घनत्व जल से कम क्यों होता है, तो उसका कारण ये है। ठीक है, जो संरचना बनती है वो कम घनत्व वाली संरचना बनती है, एक खुली संरचना बनती है अंदर, है ना, एक गुफा टाइप संरचना बनती है अंदर, खुली संरचना बोलते हैं उसको। वो जो संरचना बन रही है उससे बर्फ़ के घनत्व में कमी आ जाती है, चाहे वो ठोस है फिर भी उसके घनत्व में अंदर कमी आ जाती है, और उसी घनत्व में कमी के कारण बर्फ़ जो है वो जल पर तैरने लगती है। ठीक है, ओके।